नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आज पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको मैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग बुक से कंसल्ट करके लाया हूं और इनको एक जगह पर इकट्ठा किया है और इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, पहला सवाल जो हमारे आपके सामने है वो सवाल है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। जो सामान्य है से विशिष्ट की तरफ के मोशन के बारे में बता रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आगमन विधि, निगमन विधि, सर्वेक्षण विधि, विश्लेषण विधि। अब ये 4 विधियां दी गई हैं। इनमें से एक विधि है जो सामान्य से विशिष्ट की बात करती है। पहले सामान्य से विशिष्ट का मतलब आप समझ लीजिए। सामान्य से विशिष्ट का मतलब होता है कि पहले अगर हम अपने हाथ का या पूरे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले हमने हाथ का इस्तेमाल किया, हाथ का इस्तेमाल करना पहले सीख लें, फिर उसके बाद अंगुलियों का इस्तेमाल करना सीख लें। जैसे मान लीजिए कि सूत्र हमारे पास हो, उसमें हम डाटा एंट्री कर दें और आंसर फाइंड आउट कर लें, ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद हम लगातार उसकी प्रैक्टिस करके डाटा एंट्री कर करके उसकी चीज़ों को हम देख सकें। ऐसा अगर हम करते हैं प्रयोग तो वो सामान्य से विशिष्ट कहलाता है। यानी इस स्थिति में अब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो वो होता है निगमन विधि। यानी जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो निगमन विधि के द्वारा होगा। आगमन विधि की बात यहाँ अगर कर लें तो आगमन विधि में क्या होता है, सूत्र को डिराइव किया जाता है। पहले उदाहरण लिए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से जो सूत्र बनाया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन निगमन में जस्ट इसके अपोजिट, पहले सूत्र, फिर उसमें उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो ये हो गया पहला सवाल हमारा आज का, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें है कि क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। ये तरीका दर्शाता है कि वह डैश का अनुपालन कर रही। अभी हमने पिछले सवाल में एक्सप्लेन किया है, आगमन और निगमन दोनों उपागम हैं इसमें से। तो आप जानते हैं, अगर सूत्र को लिख दिया गया है, सूत्र जब लिख दिया गया है, तो जब सूत्र लिखा गया यहाँ पर तो क्या हो गया, यानी पहले सूत्र फिर उदाहरण। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया, निगमन विधि। यानी निगमन उपागम जो हमारा है वो इसका आंसर हो जाता है। फिर चलते हैं अगले तरफ। यहां पर क्या आएगा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र का तथा नियमों की सहायता लेते हैं। आप सीधा सा सवाल, यानी एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। आप समझिए, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो सीधा सा मतलब यहाँ पर हो गया फिर से कि सूत्र पहले आएगा, फिर उसके बाद नियम आएंगे, यानी सूत्र तथा नियम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और आसान सा सवाल भी है, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। यानी हम छोटी कक्षा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1-2, इनकी बात अगर हम करते हैं, या उससे छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप में हैं, तो उनके लिए तो अलग विधि हो जाती है। यहाँ हम 1 और 2 की ही बात करेंगे। तो उनमें उनको क्या करना चाहिए कि उनको हम पहले सूत्र सिखा दें। तो ये सूत्र तो नहीं सिखाना चाहिए उनको। यानी उनको हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि उदाहरण दे दें, उदाहरण के माध्यम से कह दें कि सूत्र ड्राइव कर दो, तो ये भी नहीं हो सकता। उनको रटा भी नहीं सकते, कि रटाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, फिर तो पढ़ना ही बंद कर देंगे, यानी वो आएंगे ही नहीं, स्कूल ही नहीं आना पसंद करेंगे। तो उनको सिर्फ एक ही काम में पसंद आता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो उनको खेल से संबंधित होना चाहिए। यानी इस पॉइंट को तो हम पकड़ सकते हैं। तो यानी सीधा सा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मनोरंजन और एवं खेल विधि संबंधी जो है वो छोटी कक्षा में गणित विषय के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। अब आइए देखिए, आगमन विधि निम्न में से किस के लिए उपयुक्त है। अभी आपको हमने बताया था कि आगमन विधि में क्या करते हैं, सूत्र स्थापित करते हैं,
यानी पहला ही ऑप्शन उन्होंने दे दिया है कि सूत्र को स्थापित किया जाता है, यानी उदाहरण के माध्यम से हम फार्मूले को डेराइव करते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर पहला ही मिल गया। बाकी सवाल को बनाने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो निगमन का है। अगर यहाँ निगमन होता तो उसके लिए ये चीज़ क्लियर कर सकते थे। अगले सवाल में खेल विधि के जन्मदाता, जो खेल विधि के जन्मदाता हैं वो सभी को पता है कि वो फ्रोबेल हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? यानी बालक केंद्रित विधि नहीं बताना है हमको, यहाँ पर नहीं शब्द को पकड़ना है। प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, इन विधियों के बारे में हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट है, प्रयोग है, कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोगशाला विधि का अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में तो करके बच्चा सीखता है। बाकी तीनों जो विधियाँ नीचे की हैं उनमें तो बच्चा करके सीख रहा है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है उसमें वो शिक्षक केंद्रित होती है। उसमें शिक्षक आता है, अपना लेक्चर दे दिया, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो व्याख्यान विधि का होगा। इस तरीके से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गणितीय करने की व्यूह रचना के रूप में सवाल हल करने में शामिल हैं व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना। यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं निकल कर कि व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना। तो यहाँ देखिए जो सामने है वो है व्यूह रचना, सवाल को हल करने में शामिल आ रहा है। और यहाँ एक दूसरी चीज़ आ रही गणित। तो गणित में संकेतों के माध्यम से ही चीज़ों को हल किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को आप पकड़कर सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आसानी से। इसलिए हमको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है और आसानी से सवाल को लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2, यानी शैलजा जो है 4 बराबर जो है वो 2 प्लस 2 लिख सकती है, 4 बराबर 1 प्लस 3 लिख सकती है, यानी वो इसका विस्तार पूर्वक लिख सकती है। तो उसने पूछा कि ये किसके अंतर्गत आती हैं? संक्रिय अवस्था। संक्रिय अवस्था का मतलब होता है कि वो प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इन चिन्हों को भी वो बखूबी जानती हो। तो यहाँ ऐसा वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जान पा रही, यानी चारों चीज़ों के बारे में वो जाने तब हम संक्रिय अवस्था कहते हैं। परिणात्मक अवस्था है, विभाजनात्मक अवस्था है और गुणनखंड अवस्था है। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसके परिणाम के रूप में हम चीज़ों को यहाँ पर सीख सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ निकल के आती है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जो है परिणात्मक अवस्था के रूप में, और ये एक विभाजनात्मक अवस्था है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस चीज़ को वो 4 को विभाजित कर रहा है। देखिए इन चीज़ों को विभाजित कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, विभाजनात्मक अवस्था के रूप में चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब यहीं पर एक चीज़ और है कि इनकी जो अवस्थाएं ये डिसाइड की गई। ये सवाल तो हमने पढ़ लिया, ये सवाल पूरा का पूरा पढ़ लिया, समझ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ये जो 4 हैं, ये 4 इसके स्टेप नहीं होते, इसके स्टेप होते हैं 6। अब इसकी थ्योरी को हम यहीं पर समझ लेते हैं कि यहाँ जो स्टेप हैं वो 6 स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। उन सारे स्टेप को उसको हम 1 बाय 1 करके सीखते हैं। देखिए वो स्टेप कौन कौन से हमारे पास हैं जिनमें विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है आरंभिक अवस्था, मिलान अवस्था, परिणात्मक अवस्था और विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ये 6 फैक्टर्स डिसाइड किए गए हैं। अब ये उम्र आधारित चीज़ें होती हैं। अब आप समझिए, जैसे यहाँ पर जो होता है हमारे पास, तो पहले में जो बच्चा आता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये जो पहली अवस्था है वो अवस्था है 3 वर्ष तक, यानी जो 3 वर्ष तक की बात करते हैं वो चीज़
बच्चे में होती है। यानी यहाँ पर हम 3 साल समझेंगे, यानी 3 ईयर्स की बात करते हैं। यानी यहाँ तक की उम्र का जो बच्चा होगा वो प्रारंभिक अवस्था में के अंतर्गत आता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को देख कर समझता है कि कैसा है, वस्तु से कंपैरिजन करता है कि छोटा है, बड़ा है, और ये लंबी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है उसके। तो इस आधार पर वो बच्चे समझते हैं। जैसे आप उनको कोई पेंसिल दे दीजिए, रबड़ दे दीजिए, तो कहेंगे कि ये छोटी है, ये बड़ी है, या आप कोई खिलौना दे दीजिए उनको, तो इस आधार पर बच्चे वो समझने की कोशिश करते हैं और गिनतियों को सीखना वो प्रारंभ कर देते हैं। वो ये अवस्था होती है। फिर दूसरी जो अवस्था आती है वो मिलान करने की अवस्था आती है। इसमें उम्र का जो फैक्टर होता है वो 3 से 5 वर्ष तक का आता है। ये जो है 5 वर्ष तक आता है। ये 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है, वो होता है मिलान अवस्था यहाँ पर। और फिर इसके बाद उसमें चीज़ों को मिलाता है, तुलना कर लेता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा परिणात्मक अवस्था। ये कभी कभी उम्र भी पूछ लेते हैं यहाँ पर कि ये किस उम्र के अंतर्गत कौन सी इनकी अवस्था आती है। तो इसमें तीसरी अवस्था में आता है 5 to 6 ईयर के रूप में। तो ये हमारा 5 to 6 ईयर के रूप में आता है। ये हमारा जो पोर्शन हो जाता है वो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है, परिणात्मक। ऐसे इसी तरीके से फोर्थ है, तो फोर्थ में जो बच्चा होता है वो 6 to 9 के लिए होता है। यानी अब क्या आएगा फोर्थ में, 6 to 9 ईयर्स की बात करते हैं। तो इसमें वो चीज़ों को विभाजित करना सीख जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल जो देखा था उसमें क्या करता था कि वो 4 को 2 रूपों में लिख सकता था, 2+2, 3+3 के रूप में। यानी अभी हमारे पास जो ऑप्शन था यहाँ पर आप देखिए, इसका जो विभाजनात्मक यानी प्रक्रिया थी यहाँ पर, तो इस अवस्था में हम इसको देख सकते थे कि इसका जो आंसर हो रहा था वो क्या हो रहा था, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था यहाँ पर। तो ये वाला प्रक्रिया हमको यहाँ पर मिल रही थी। अब इसी तरीके से गुणनखंडीय अवस्था आ जाती है। तो ये इसका जो ईयर फैक्टर आता है वो आता है 9 to 11। आप अपने आसपास के बच्चों को इस पर गौर करके सीख सकते हैं, उसका आप देख सकते हैं। यानी 9 to ये 11 ईयर के लिए है, 9 से 11, 9 to 11 ईयर के लिए है, इस जगह पर हम देख सकते हैं। फिर लास्ट वन इसका आता है जो संक्रियात्मक अवस्था है। पिछले सवाल में भी हमने पहले ऑप्शन के लिए इसको क्लियर किया था कि ये जो फैक्टर आता है इसमें क्या हम करते हैं कि इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारी चीज़ें बच्चे को आती हैं। इनका बखूबी वो प्रयोग कर पाता है संक्रियात्मक अवस्था में। और इसमें इसकी उम्र जो होती है वो 11 to 13 ईयर की होती है। आप ये सब चीज़ें इसमें आसानी से समझ सकते हैं। आप इसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ईयर यानी साल, किस साल का बच्चा है, किस उम्र का बच्चा है, उसके हिसाब से इनकी अवस्थाओं को भी वो पूछ लेते हैं। तो ये पेडागोजी में कुछ सवाल थे जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये एक तरीके से रामबाण साबित हो सकते हैं। और ये एक ऐसा पोर्शन था जो लगभग हर जगह पर आपको नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा पेड क्लासेस में और बाकी जगहों पर ये अवेलेबल होता है, इसलिए आपको ये निःशुल्क यहाँ पर मिल रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। टारगेट हमारा है 5 जुलाई 2020, यानी सीटेट को क्रैक करना ही करना है, हर हाल में क्रैक करना है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।